देखिए, ऐसा है, जब राज्य बना तब संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस की सरकार बननी थी। एक्चुअल में लखीराम अग्रवाल और बाकी जो उनके साथी थे, संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी थे, वो लोग चाहते थे कि नंद कुमार साय नेता प्रतिपक्ष बने। जो पर्यवेक्षक थे, नरेंद्र मोदी और दूसरे जो सीनियर लीडर थे, वो एक कमरे में थे। उस कमरे में क्या हुआ, वहाँ तक कोई न पत्रकार पहुँच पाया था, न कोई दूसरा आदमी पहुँच पाया था। सर, जब छत्तीसगढ़ में 2000 में जोगी की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी, तो भाजपा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने थे। तब नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या उथल-पुथल था, क्या जो एक घटना हुई जिसको लेकर आज भी याद किया जाता है? देखिए, ऐसा है, जब राज्य बना तब संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस की सरकार बननी थी और कांग्रेस में सीएम चयन को लेकर जो प्रक्रिया हुई वो तो अपनी जगह है, पर नेता प्रतिपक्ष के लिए जो है बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही थी। उसमें ऐसा माना जा रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। उनके समर्थक नीचे फूल माला, गुलाल वगैरह लेकर बैठे हुए थे और इस बीच सूचना आई कि नंद कुमार साय को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है। तो जो नीचे खड़े थे बृजमोहन समर्थक कार्यकर्ता, वो लोग नाराज़ हो गए और उन लोगों ने अपनी नाराज़गी को बीजेपी कार्यालय पर उतारा और उन लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ लोगों के साथ उनकी बातचीत हुई, उसके बाद वो माहौल और बिगड़ गया और उन्होंने कुछ गाड़ियों में आग भी लगाई और कांच तोड़ डाला। असल में ये था कि विधायकों का समर्थन बृजमोहन अग्रवाल के साथ था, ऐसा कहा जाता है, और उस समर्थन के विपरीत जब फैसला आया तो कार्यकर्ताओं में नाराज़गी जो है वो गुस्से के रूप में सामने आई। नंद कुमार साय को लेकर कौन सा धड़ा काम कर रहा था? एक्चुअल में लखीराम अग्रवाल और बाकी जो उनके साथी थे, संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी थे, वो लोग चाहते थे कि नंद कुमार साय नेता प्रतिपक्ष बने और विधायकों की संख्या के आधार पर बृजमोहन अग्रवाल दावा कर रहे थे कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए और इसी वजह से ये विवाद खड़ा हुआ था। सर, ऑब्जर्वर के रूप में मोदी जी आए थे, तब भी आप उस समय रिपोर्टिंग अगर किए रहे होंगे, तब क्या स्थिति थी वो उसको लेकर? अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव में भी जो है सीएम भूपेश बघेल ने जब दक्षिण विधानसभा को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, फिर उन्होंने आरोप लगाया, तब भी कहा था कि गुंडा शब्द उनके लिए अपमान है। तब क्या स्थिति थी? देखिए, ऐसा था कि जो पर्यवेक्षक थे, नरेंद्र मोदी और दूसरे जो सीनियर लीडर थे, वो एक कमरे में थे। उस कमरे में क्या हुआ, वहाँ तक कोई न पत्रकार पहुँच पाया था, न कोई दूसरा आदमी पहुँच पाया था। उस कमरे का जो लॉक है वो बंद था अंदर से, तो अंदर कमरे में थे वो लोग। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी बातें अलग अलग ढंग से चलती हैं, लेकिन उनमें उतनी सच्चाई नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं उस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं उस समय उस कार्यालय में ही था, वो लोग एक कमरे में बंद थे। इसलिए कुछ चीज़ें जो हैं गासिप के तौर पे चलती हैं, उसको गासिप के तौर पर ही चलते रहने देना चाहिए। जी सर, एक दूसरा सवाल आपसे आता है कि ये तो हो गया नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस की सरकार बन गई, फिर 2003 में बीजेपी की सरकार बन गई, फिर इसी कार्यकाल में जुदेव ऑडियो कांड सामने आता है और इस पर जो है वर्तमान उस वक्त की राजनीति पर ये कितना असर डालता है? और दूसरा, रमन सिंह के लिए कहा जाता है कि भाग्य का पिटारा था ये, कि उसको कंटिन्यूअस बनाया जाए। देखिए, भाग्य का पिटारा था कि नहीं, ये तो एक सवाल अलग तरीके से उसको देखना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष थे, वो स्वाभाविक रूप से दावेदार थे, लेकिन हाँ, दिलीप सिंह जीदोय जो है एक बहुत ही दमदार नेता और मास लीडर थे। उनके साथ भीड़ थी, उनके साथ कार्यकर्ता थे, उनके नाम से बीजेपी में काफ़ी कंपन होती थी। वो एक प्रकार से राजनीति को ड्राइव करते थे, तो उनके लिए स्वाभाविक रूप से वो सीएम के दावेदार थे। उन्होंने अपनी मूछें भी दांव पे लगाई हुई थी कि मैं अगर बीजेपी की सरकार नहीं बना पाया तो अपनी मूछें मुड़ा दूंगा, ऐसा करके उन्होंने एक शर्त भी सामने कर दी थी। और ऐसा कहा जाता है कि वो एक षड्यंत्र के तहत उनको उस कांड में फंसाया गया था। पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। वो एक उनका जो चर्चित डायलॉग था, वो उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता में थोड़ी सी गिरावट आई और ये भी कहा गया कि नैतिकता के नाते उनका नाम जो है मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि रमन सिंह का भाग्य उनकी वजह से खुला है। रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री का पद त्याग कर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी और उन्होंने वहां सत्ता छोड़कर संगठन में काम करना स्वीकार किया था। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि सीडी कांड की वजह से
उस जूदेव जी के सीडी कांड की वजह से रमन सिंह का भाग्य खुला है। रमन सिंह ने एक प्रकार से बड़ा रिस्क लिया था, केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर संगठन को संभालने और प्रदेश में चुनाव लड़ने की ताकत उन्होंने दिखाई थी। सर, जैसे आपने कहा कि एक कद्दावर नेता थे बीजेपी के, आप एक पत्रकार के रूप में उस समय उन्हें कैसे देखते थे? छत्तीसगढ़ की विजन के लिए जब आपसे कई बार चर्चाएं होती थी उनके, तो वो क्या सोचते थे छत्तीसगढ़ के लिए? निश्चित रूप से वो एक विजनरी नेता थे, वो एक साहसी नेता थे, उनमें दुस्साहस की सीमा तक जाने की शक्ति थी और वो कुछ भी बड़ा फैसला कर सकते थे। उनके आने से भी निश्चित रूप से एक छत्तीसगढ़ को बड़ा फ़ायदा होता। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो डरते नहीं थे, डेयर वाले नेता थे और न ही राजनीति में डरते थे, न ही बड़े फैसले लेने से डरते थे। उनके बारे में एक कहावत है कि वो शेर की तरह चलते थे और शेर की तरह ही अपना व्यवहार करते थे। सर, अभी 2023 के चुनाव में बातें हैं। शुरुआत में 2018 से कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, छत्तीसगढ़ियावाद काफ़ी हावी रहा, लेकिन इसी छत्तीसगढ़ियावाद में एक पार्ट आता है उनका नरवा गरवा घुरवा बारी। क्या लगता है कि ये चल पाया है? देखिए, पूरे चुनाव की प्रक्रिया को हम देखते हैं तो नरवा गरवा घुरवा बारी पर चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन धान खरीदी, धान का बोनस, कर्ज माफ़ी, महिलाओं को 12,000 रुपये, महिलाओं को 15,000 रुपये, इस पर ज़्यादा चर्चा हुई है। महिला सिलेंडर 500 रुपये में, तो इस पर चर्चा ज़्यादा हुई है क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जो लुभावने वादे होते हैं उन पर चुनाव होता है। तो कांग्रेस ने कई लुभावने वादे किए, भाजपा ने कई लुभावने वादे किए। इस वजह से पूरा चुनाव जो है महिलाओं के 12,000 पे और 15,000 पे, सस्ते सिलेंडर पे, कर्ज माफ़ी और धान के बोनस पर सिमट कर रह गया है। दूसरे मुद्दे जो है वो गौण हो गए। इवन छत्तीसगढ़ियावाद पे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन वो छत्तीसगढ़ियावाद चुनाव में अपने ढंग से काम किया है। सर, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि 2018 में जब कांग्रेस आई तब सभी लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ियावाद, 2023 में आज छत्तीसगढ़ियावाद गायब है। तो क्या ये माना जाए कि ये बीजेपी की एक रणनीतिक जीत है कि वो छत्तीसगढ़ियावाद को सामने नहीं रख पाए? कोई विशेष ऐसा रीज़न रहा होगा? आप एक पत्रकार के तौर पर कैसे देखें इसे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ियावाद पूरी तरह चुनाव से गायब नहीं हुआ है। शहरी सीटों में ज़रूर उसका असर कम हुआ है, ग्रामीण सीटों में उसका असर अपने ढंग से देखने को मिला है और ग्रामीण सीटों पर बहुत सारे स्थानों पर ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने छत्तीसगढ़ियावाद को ध्यान में रखकर वोटिंग की है। हम लोगों ने जब उसका सर्वे किया है मतदान के दिन, तो उस दिन भी ये बात आ रही थी कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा मिला है, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। जी सर, लास्ट सवाल है। पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति को आपने और खासकर छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद से लेकर आज तक बहुत करीब से देखा है आपने। ओवरऑल छत्तीसगढ़ की अभी जो चुनाव हुए हैं उसे लेकर आपका क्या फाइनल है? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ बनने के बाद से हो रहे चुनावों में लगातार रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। अपने ढंग से उन चुनावों में भागीदारी रही है एक रिपोर्टर के नाते। तो इस बार के चुनाव में मैं कह सकता हूँ कि एक अलग ही नज़रिया, केंद्र सरकार का एक अलग पावर देखने में आया, सत्ता की ताकत देखने में मिली। कई ईडी आईटी के छापे इस समय थे, इस तरह के छापे पहले के चुनाव में नहीं हुए थे। और उसी तरह छत्तीसगढ़ियावाद, धान की कर्जा माफ़ी, किसानों की कर्जा माफ़ी, धान का बोनस, इन मुद्दों पर अलग ढंग से चुनाव हुआ है। ये इस चुनाव में बैनर, पोस्टर और गाड़ियों पर ज़्यादा खर्च न करके सीधे मतदाताओं को लुभाने का काम ज़्यादा हुआ है। तो ये इस नज़रिए से ये चुनाव अलग है। जी, इसके अलावा और कोई अलग आप विशेषता देखते हैं? जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि बैनर, पोस्टर, गाड़ियों में, हमने भी, आपने बहुत सही आकलन किया इसका। और कोई ऐसे मुद्दे जिस पर नदारद रहा ये पिछले 3 चुनाव में हमने देखे, जैसे 3, 8, 13, 18 में और अब 23 में वो नदारद है? निश्चित रूप से ये भी कह सकते हैं कि बड़ी सभा में नेताओं ने अपने आप को ज़्यादा झोंकने की कोशिश नहीं की है। बड़े नेताओं की सभा उस पैमाने पर नहीं हुई जितनी 18 में हुई, 13 में हुई या 2008 में हुई। लोगों ने अपना अधिकतम समय जो है मतदाताओं से सीधे संपर्क करने में लगाया है।